हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं जिससे आप अपनी ना सिर्फ ग्रामेटिकल स्किल्स या फिर राइटिंग स्किल्स बल्कि अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही जो है वो रेलेवेंट है या फिर कि किसी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप एग्ज़ाम्स जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश। क्योंकि ज़्यादातर जगह मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आपके करियर में भी आपकी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट में वर्क करना चाहते हैं, तो वहाँ आपकी स्पीकिंग स्किल्स शुड बी गुड। तभी आप अपने आप को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली जो है अपनी बात आगे रख पाएंगे। तो इसमें हम जनरल गाइडलाइंस देखेंगे क्या होनी चाहिए। तो अब ये सब कौन फॉलो कर सकता है? ठीक है, एक स्कूल स्टूडेंट भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि इन स्किल्स को एक्वायर करने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे डेवलप होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप कोई एक स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है, या म्यूज़िक सीखते हैं, तो शुरुआत धीरे धीरे होती है। आप फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करते हो, धीरे धीरे आपकी स्किल्स डेवलप होने लगते हैं, फिर आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे या फिर एडवांस टेक्निक्स पर जाते हो। ठीक उसी तरीके से किसी लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है कि आप बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक वर्ड से स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाते हो। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है अभी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से पहले अपने इंग्लिश को ब्रशअप करने का, और अपनी स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है, अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें इम्प्रूव करने का, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे जाके। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। अब हम देखते हैं क्या जो इंग्लिश को सीखने के लिए क्या बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं। देखो, इंग्लिश कोई एक स्पेशल कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से। जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं लैंग्वेजेस में सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक्शंस कन्वे करते हैं, कुछ नेमिंग वर्ड्स होते हैं और वो हर लैंग्वेज में हमें मिलते हैं। ठीक है, कुछ बाकी डिफरेंसेस डेफिनेटली होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप एक लैंग्वेज को सीखते हैं उसी तरीके से आप दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। आप अपनी मदर टंग जो आपने सीखी, ठीक है, अगर हिंदी है या कोई और लैंग्वेज है, तो आपने वो कैसे सीखे? आपने स्कूल से नहीं सीखे, आपने कैसे घर में शुरुआत की। ठीक है, बेसिक्स शुरू किए, एक वर्ड एक सेंटेंस से स्टार्ट किया और स्कूल जाने से पहले आप कन्वर्स कर पा रहे थे और जो है प्रॉपर पूरे सेंटेंसेस और आइडियाज़ को कन्वे कर पा रहे थे उस लैंग्वेज में। ठीक है, बिना उसको फॉर्मली कहीं भी पढ़े हुए। तो हम वही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें एक ग्रामर की बुक से ही इंग्लिश आएगी। तो वो कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो ग्रामर रूल्स तो हमें थोड़ा समझने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ग्रामर रूल्स को इग्नोर कर सकते हैं कम्प्लीटली। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें आनी चाहिए अगर हम फोकस कर रहे हैं, अगर हम स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं तो। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी अभी हम उस पर भी बात करेंगे, पर सबसे पहले एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो भी आपने स्कूल में आपने समझी कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है इंग्लिश में। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं आपको रूल्स याद करने, नहीं, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आपको सेंटेंस जब आप सुने या कहीं पढ़ें तो आपको समझ आने लगे। और ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि इंडिया में क्या हम ज़्यादातर लोग जो हैं अपने फ़ोन्स जो हैं, ठीक है, अपने ईमेल, सब चीज़ें हम इंग्लिश में ही यूज़ करते हो, तो आप उन कॉन्सेप्ट से पहले ही काफ़ी हद तक फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो जब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ग्रामर रूल्स की, हमें स्लोली स्टार्ट करना है। अक्सर हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं ठीक है 1 वीक में, 2 वीक में हम एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखे, लेकिन लैंग्वेजेस बिल्कुल म्यूज़िक और स्पोर्ट्स की तरह टाइम लेती हैं। ठीक है, जैसे आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टाइम डिवोट करोगे, धीरे धीरे आपकी स्किल्स ब्रशअप होंगी और ज़्यादा पॉलिश होती जाएंगी। तो शुरुआत करनी है बिल्कुल स्लोली। अपने आसपास कोई भी जो भी चीज़ें हैं उनको उनकी नेमिंग से स्टार्ट करनी है। आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो उनके नाम, वर्ड्स वो इंग्लिश में पता होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। फिर आप धीरे धीरे उनको स्मॉल सेंटेंसेस में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा स्मॉल लेना है और स्लो प्रोग्रेस पे फोकस करना है।
स्लो होगी प्रोग्रेस, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब अपने आप को इंग्लिश से कैसे सराउंड करना है, ठीक है, अपने सेंसेस को, ठीक है, आप चाहे कुछ रीड कर रहे हो, ठीक है, अच्छा रीडिंग पसंद नहीं है कोई बात नहीं, आप म्यूज़िक सुनते हो, ठीक है, म्यूज़िक नहीं तो आप मूवीज़ देखना पसंद करते हो या फिर शोज़ देखना। तो जो भी ये चीज़ें हैं, अगर आप उसको अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर लोगे, चाहे वो बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, या फिर कोई पर्सन है जो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश स्पीकर्स, तो उनसे अगर आप अपने आप को सराउंड कर लोगे तो धीरे धीरे आप जो है उस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाओगे। एक आइडिया मिलने लगेगा आपको कि किस सिचुएशन में क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, किस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफरेंट सिचुएशंस में, और बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया होगा। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पर इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करें तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा ग्रामर बेसिक्स हम कैसे अपने इस्टेब्लिश करेंगे, वो आप कहाँ से करोगे, आपने स्कूल में जो एक ऐसा नहीं है कि कोई 12th क्लास या फिर 10th क्लास के आपको लिटरेचर की बुक उठा के सीधा रीड करना है। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है, 5th 6th 7th क्लास की इंग्लिश बुक्स आप रीड कर सकते हो, ग्रामर बुक्स आप प्राइमरी क्लासेस की पिक कर सकते हो, और वहाँ से सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सीख सकते हो वो बस। और वहाँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने, एक जब हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं तो फिर एक डिफरेंट अप्रोच होती है, वहाँ पर हमारा फोकस होता है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, और थोड़ा हम इन डेप्थ जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में हम वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए एग्ज़ाम में। लेकिन अगर हमें अपने स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करना है तो फिर हमें इतने इन डेप्थ जो है नॉलेज नहीं चाहिए शुरू में ग्रामर की। हम शुरुआत कर सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, और फिर वो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एक और चीज़ में हेल्प करता है, अगर आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा रीड किया है, ठीक है, आपने काफ़ी शोज़ देखे हैं, धीरे धीरे आपको एक इंग्लिश की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो आपको काफ़ी हद तक सेंटेंस रीड करके एरर डिटेक्शन में भी हेल्प मिलेगी कि कौन से पार्ट में एरर हो सकता है। हालाँकि उसको आपको 100% करेक्ट करने के लिए आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी ग्रामर की, और उसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक का इंग्लिश वीडियो कोर्स आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक ग्रामर के बेसिक्स से हमने कवर किया है। ग्रामर के बेसिक्स कवर करने के बाद हमने फिर जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं, बैंक एग्ज़ाम्स में, उनको कवर किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखनी है तो ठीक है, हम एक मोटी सी ग्रामर की बुक उठाएंगे और वहाँ से नाउन से स्टार्ट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे पेज बाय पेज। ऐसे आपके हो सकता है ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं, लेकिन आपकी स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स वो कैसे डेवलप होंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ बहुत डिफ़िकल्ट करना पड़ेगा आपको। इट शुड बी फन, ठीक है। जैसे आपने अपनी मदर टंग सीखी वैसे ही इंग्लिश को सीखना है। तो क्या कर सकते हो, आप मूवीज़ देख सकते हो, ठीक है, आप स्टोरीज रीड कर सकते हो, बिल्कुल इजी लेवल से जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप 4th या 5th क्लास के बुक्स के साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है, 9th या 10th क्लास की बुक्स के साथ कंफर्टेबल हो, आप वहाँ से पिक कीजिए और फिर धीरे धीरे करके डिफरेंट टेक्स्ट रीड कीजिए, तो वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलने लगेगी। म्यूज़िक एक और सोर्स है, अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं म्यूज़िक के तो आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं, ठीक है, साथ में लिरिक्स ओपन कर सकते हैं। ऑल्दो म्यूज़िक में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते, क्योंकि पोएटिक लाइसेंस होता है, तो जो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो सेंटेंस में, पर फिर भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। स्टोरीज़ रीड करना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए रहता है क्योंकि वो बहुत बार प्रूफ रीड होती हैं, तो फिर जो ग्रामर है ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेगी। उसके अलावा आप शोज़ देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। शोज़ और पॉडकास्ट क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? शोज़ कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक नेटिव पर्सन कैसे बोलता है। हमें नेटिव पर्सन को इमिटेट या कॉपी नहीं करना, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रेजेस को या कुछ सेंटेंसेस को कोई नेटिव स्पीकर रूड समझ सकता है, जबकि हमारे लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं।
तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब हम शोज़ देखते हैं या डिफरेंट मूवीज़ देखते हैं, तो इन चीज़ों का हमें आइडिया होता है, ठीक है? अब हमें ये सब चीज़ें करने के लिए कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो अब वन बाय वन देखते हैं कि इन हैबिट्स को कैसे डेवलप करो। हैबिट इसीलिए है, कोई भी हैबिट बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है आपको, और वो रेगुलरली करना पड़ता है, और अपने आप हैबिट तो नहीं बनती, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 1 महीना के करीब आप डेली प्रैक्टिस करने लगोगे, तो फिर ईज़ी होता जाएगा। फिर हैबिट जब एक बार बन जाती है, फिर उसको मेंटेन करना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कौन सी हैबिट्स मेंटेन करनी है? लिसनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, और बहुत लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते। वो क्या करते हैं, ग्रामर की बुक पिक करेंगे और फिर उसके बाद सीधा कोशिश करेंगे कि बोल पाएँ। लेकिन बोलने से पहले ज़रूरी है सुनना, बहुत अच्छे से। क्यों? जब आप सुनते हो, ठीक है, आप डिफरेंट शोज़, मूवीज़ देखते हो, तो आपको आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आपकी वोकैब्युलरी इम्प्रूव होती है, किस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है, ठीक है? ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज़। अब डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको बस ऐसा नहीं है कि सब फॉलो करने, जो आपको अच्छा लगता है। आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना पसंद है, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए। अगर आपको नेचर पे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना पसंद है, या फिर साइंस पे, स्पेस पे, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है? तो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि आप कौन सी डॉक्यूमेंट्री या पॉडकास्ट देख रहे हैं। मेन ये है कि आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, ठीक है? तभी तो वो हैबिट मेंटेन रहेगी, तभी तो मज़ा आएगा, ठीक है? तो हमें अपना एंटरटेनमेंट भी करना है और सीखना भी है। तो ऑडियो बुक्स, अगर बुक्स पसंद नहीं है रीड करना, पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है? पॉडकास्ट भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है? शोज़ देख सकते हो, काफ़ी लोग शोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और इन्हें देखना है विद इंग्लिश सबटाइटल्स, ठीक है? तो आप, कई बार होता है कि एक्सेंट हमें समझ नहीं आती है, ठीक है? तो आप सबटाइटल्स ओपन करो और सबटाइटल्स के साथ देखो। धीरे धीरे आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है? लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी, और आपकी वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव होगी। हम न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों को हो सकते हैं न्यूज़ इतनी इंटरेस्टिंग ना लगती हो, कोई बात नहीं, ठीक है? आप वो सब स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़ भी देखना पसंद करते हैं, तो आप क्या करना है, न्यूज़ देखना भी ये नहीं कि आप 2 घंटे आप न्यूज़ देख रहे हैं, नहीं, कोई प्रोग्राम, कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसके ऊपर कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिबेट हो रही है या कोई डिस्कशन हो रही है, आप वो पिक कर सकते हैं, और फिर देखना है कि उनकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, कॉपी नहीं करना, ठीक है? लेकिन कैसे वो बोल रहे हैं वर्ड्स को। अब हम जब शुरुआत करते हैं, तो हम वर्ड्स को ठीक तरह से कई बार प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे बिगिनिंग, तो डबल एन है, तो हम एन पे जो है एम्फेसिस डालते हैं, बिगिनिंग। बट क्या होता है, बिगिनिंग, ठीक है? तो वो किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा कोई वर्ड, कहाँ पे स्ट्रेस डालना और कहाँ पर नहीं, क्योंकि इसका भी फ़र्क पड़ता है। फ्लो आपका तभी मेंटेन होगा जब आप सही कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हुए आप सही जगह पर स्ट्रेस करेंगे। तो ये आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। और आपको ये देखना है कि कोई भी स्पीकर अपने आइडियाज़ को कैसे कन्वे कर रहा है, ठीक है? अगर वो डिबेट कर रहा है, ओके, ठीक है, कोई पोलाइटली कह रहा है, अपने बात को आगे रख रहा है, तो वो किस टाइप के वर्ड्स चूज़ कर रहा है, तो वो हमें उस पर ध्यान देना है। आइडियाज़ कैसे कन्वे करना है, क्योंकि हमारा भी ऑब्जेक्टिव वही है कि अपने आइडियाज़ को हम कैसे दूसरे तक इफ़ेक्टिवली पहुँचा सकते हैं, ठीक है? आप अगर ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पर आपको अपने आइडियाज़ को अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है? कई बार क्या होगा कि हम सोचते हैं, ठीक है, हिंदी का ऑप्शन है हमारे पास, या अपनी रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन है इंटरव्यू के लिए, हम वो चूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू के बाद भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स रीड करने होंगे, मेल्स लिखने होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, तो वो सब किस में होंगे, इंग्लिश में ही आपको करने होंगे। तो इसीलिए इस स्किल को डेवलप करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें एंकर्स को या स्पीकर्स को इमिटेट या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखना है कि वो किन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे अपने आइडियाज़ कन्वे कर रहे हैं। तो कोई भी आप इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स जो आपको अच्छे लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे वियॉन है, BBC है, कोई भी न्यूज़ चैनल जो जहाँ आपको जो है कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। अब हमने अपनी लिसनिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव की। अब नेक्स्ट आता है रीडिंग। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमने लिसनिंग लिखा है तो सिर्फ लिसनिंग ही करना है, ऑल्दो ज़्यादातर लोगों के लिए लिसनिंग, रीडिंग से पहले लिसनिंग बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी है, आपने सुन के ही शुरुआत की है,
तो सुन के ही अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आपको रीडिंग का शौक है, आप रीडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। और रीडिंग से स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा होता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट जो आप इंग्लिश है वो सीखते हो। तो रीड व्हाट यू एंजॉय, जिस भी चीज़ में मज़ा आता है, ठीक है। वो ऐसे एक टॉर्चरस प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि आपने सीधा उठाया इंग्लिश सीखनी, आपने एडिटोरियल उठाया द हिंदू का और रीड करना शुरू कर दिया, तो फिर तो डिस्करेजमेंट होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको फोकस करना है जिस भी चीज़ में आपको मज़ा आए। तो कोई भी चिल्ड्रंस बुक्स हैं, ठीक है, कोई भी स्टोरीज़ हैं, बॉलीवुड न्यूज़, आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, बॉलीवुड न्यूज़ देख सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। या अपने किसी भी फेवरेट सेलिब्रिटी का इंटरव्यू रीड कर सकते हो, वो देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो एकेडमिक इंग्लिश ही हमें सीखनी है, हमें कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश सीखनी है, और वो आप यहाँ से बिल्कुल सीख सकते हो। मैगजीन्स रीड करनी है, आपके इंटरेस्ट की मैगजीन हो कोई भी, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पसंद है, आप कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन पिक कर सकते हो, फोटोग्राफी की मैगजीन, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल्स की मैगजीन है, स्पोर्ट्स मैगजीन है, स्पिरिचुअल मैगजीन्स होती हैं, हर सब्जेक्ट पर मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं, तो आप वो रीड कर सकते हो। और इससे क्या होगा, जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है, मज़ा भी आएगा। अगर आप स्पोर्ट्स फ़ैन हैं तो आपको अपनी फेवरेट टीम के बारे में रीड करने में भी मज़ा आएगा, और आप इंग्लिश भी पिक करते जाओगे, है ना। तो हमें इस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब भी अगर आप का मन होता है कि ठीक है मुझे न्यूज़पेपर भी रीड करना है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में मुझे हेल्प करेगा, तो शुरुआत कैसे करनी है, सिंपली हेडलाइंस रीड करनी है, ठीक है, सब हेडिंग्स रीड करो। ऐसा नहीं है कि पूरा एडिटोरियल पूरा 2 पेजेस जिसमें ओपिनियन आते हैं, ओपिनियन पीसेस, तो ऐसा नहीं है वो पूरे रीड करने। सिंपली रीड दी हेडलाइंस, रीड दी सब हेडिंग, और वहाँ पर छोड़ दो। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप फिर रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। जो रीड करते हुए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्कूल में हम वी डोंट रीड अलाउड, यूजुअली हम क्या होता है अपनी टेक्स्ट बुक्स को साइलेंटली रीड करते हैं, बट हमें अपनी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारी जो टंग है, ठीक है, वो भी एक मसल है, और उसको भी आदत होनी चाहिए वो साउंड्स प्रोड्यूस करने की। अगर प्रैक्टिस नहीं है आपको बोलने की वो वर्ड्स, तो फिर दिक्कत आती है। तो व्हेन यू रीड अलाउड, तो आप एक तो करेक्ट सेंटेंसेस रीड कर रहे हो, चाहे वो किसी बुक से, मैगजीन से या न्यूज़पेपर से रीड कर रहे हो, एंड यू रीड देम अलाउड, ज़ोर से उनको रीड करना है। एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, जो है वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की हैबिट बनेगी। तो ये स्पीकिंग से पहले आता है कि आप यू स्टार्ट रीडिंग एंड यू रीड द टेक्स्ट अलाउड। फिर हम आते हैं थिंकिंग पार्ट पे कि थिंकिंग कैसे, थिंकिंग क्या रोल प्ले करती है जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। अब खासकर जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो क्या सोचते हैं हम, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो अरे यार मैं तो लेट हो जाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, आपने ये बोला हिंदी में, फिर आप कहोगे ओके इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ, मन में ही, ओके आई विल बी लेट टुडे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको इंग्लिश में आप बोलना स्टार्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम आगे नेक्स्ट जो पेज देखने वाले हैं वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या होता है, एक टाइम लैग आता है। आप पहले हिंदी में सेंटेंस फॉर्म करते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, फिर उसको बोलते हो, तो कितना टाइम लगता है, ठीक है। इतने में कॉन्वर्सेशन कहीं से कहीं चली जाती है। तो हमें क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, जब भी आप अपने आप से बात कर रहे हो, बड़बड़ाना नहीं है, मन में ही, ठीक है, कि जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, बिना डरे। कोई नहीं सुन रहा आपके जो भी थॉट्स हैं, तो आप इंग्लिश में ही बोलो और मन में। तो जैसे धीरे धीरे जब आपके थॉट्स इंग्लिश में आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप कहीं पर भी बोलोगे तो आप तेज़ी से बोल पाओगे, ठीक है, ज़्यादा फ्लुएंटली बोल पाओगे, ज़्यादा इफेक्टिवली बोल पाओगे। ये आपके जो थॉट और जो आप बोलते हो, ठीक है, उसके बीच में टाइम को रिड्यूस करेगा। सो इट विल हेल्प यू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर क्लियरली। फिर हम आते हैं स्पीकिंग पे, है ना, यही तो हम सीखना चाहते हैं। तो अब ये सब जब हम चीज़ें शुरू कर देंगे, तो एक रीड करना शुरू कर दिया, हमने सुनना शुरू कर दिया, हमने सोचना शुरू कर दिया, हम बोलना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब इतनी प्रिपरेशन के साथ हम बोलना स्टार्ट करते हैं, तो फिर
क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर बोलेंगे तो सोशल इंटरेक्शन से बोलना हमें स्टार्ट करना है। जैसे बचपन में आपने अपनी मदर टंग सीखी, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स से बात करके सीखी, वैसे ही इंग्लिश भी। तो आप और ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे जैसे जैसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बात करते जाओगे। उसके अलावा क्या कर सकते हो आप कहीं जाते हो फूड ऑर्डर करने, तो आप इंग्लिश में ऑर्डर करो, कोशिश करो, ठीक है। आप किस कस्टमर केयर पर आप कॉल करते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ऑप्शन चूज़ करो इंग्लिश, ठीक है। वो आपके लिए फ्री एक तरह से प्रैक्टिस का काम करेगा, ठीक है। इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, कि आप किसी एक कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव से इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है। आप भले ही वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत बोल रहे हो, थोड़ा अटक रहे हो, बट जब आप वो कॉन्वर्सेशन पूरी कर लोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ अलग से स्पेंड नहीं करना कॉन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा कोई प्रोडक्ट है, आप कुछ परचेज़ करना चाहते हो किसी भी वेबसाइट से, किसी स्टोर से, आप उनके फ़ोन पे कॉल कर सकते हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आप इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, तो यहाँ से आप कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ, क्योंकि आप फ़ोन पर बात कर रहे हो एक स्ट्रेंजर से, और जब आप स्ट्रेंजर से इफेक्टिवली बात कर पाते हो, तो फिर कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बूस्ट मिलता है। सो जितना हमारी स्किल्स ज़रूरी हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंग्लिश और किसी भी लैंग्वेज को बोलते हुए, ठीक है ना। तो अब प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो, आपको प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको देखना है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हो, ओके। टाइम के साथ धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो शुरुआत में स्लोली बोलो। ऐसा नहीं है कि हम कई बार कॉम्पीट करने लगते हैं कि अगर सामने जो पर्सन है वो इस स्पीड से बोल रहा है, मुझे भी ऐसे ही बोलना है। आप अपनी स्पीड पर बोलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो गैप्स होते हैं, जब आप कोई एक सेंटेंस बोलते हो, दूसरा सेंटेंस बोलते हो, तो उसके बीच में उस टाइम गैप को साउंड से नहीं फिल करना, ठीक है। टेक पॉजेस। आपने कुछ वर्ड्स बोले, ठीक है। इफ़ यू वांट टू से दैट आई विल डू दिस टुमारो, आई विल डू दिस टुमारो, ठीक है। आपने पॉजेस लिए, या फिर अगर आप कहते आई विल डू, तो जो ये साउंड्स हैं इनको हटाओ, टेक पॉजेस, एंड फिर स्मॉल सेंटेंसेस में ही बोलो। तो धीरे धीरे वो जो है इफ़ेक्ट ज़्यादा इम्प्रूव होगी आपकी जो स्पीच है, ठीक है। अगर आप वो साउंड्स को रिमूव नहीं करते, वो रहेंगी, ठीक है, वो आगे भी जाके भी रहेंगी। तो शुरू से ही कोशिश करनी है कि पॉजेस लो और स्मॉल सेंटेंसेस में बोलो, ठीक है। एंड जब आप कोई भी ऑनलाइन डिक्शनरी देख रहे हो, जब आप रीड करोगे, जब आप मूवी देख रहे हो, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। कोई भी वर्ड जब आप सर्च करते हो, तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स मिलते हैं, ठीक है। मीनिंग्स भी चेक करना है और प्रोनाउंसिएशन भी चेक करनी है। तो जब आप प्रोनाउंसिएशन चेक करोगे, तो आप देखोगे इट्स रेक्यूपरेट, ना कि रेक्यूपरेट। तो बहुत सारे वर्ड्स, क्योंकि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ऐसे फिक्स नहीं होती, बहुत सारे वर्ड्स की डिफरेंट भी होती है, ठीक है। तो हर बार मेक इट अ हैबिट, जब भी आप कोई मीनिंग चेक कर रहे हो, तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेक करो। धीरे धीरे वो आप करेक्ट वर्ड प्रोनाउंस करने लगोगे, ठीक है। सो ये हमने अभी बात की प्रोनाउंसिएशन की। फिर बोलने के लिए कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो इन सब के अलावा? तो एक तो जैसे हमने देखा कि नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है। कोशिश, और ये कैसे होगा? व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप सोचना शुरू कर दोगे, तो फिर आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर जो आप कोई भी आइडिया सोचते हो और उसको बोलते हो, तो टाइम लैग बहुत कम होगा। अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनना। आप जैसे अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप इतना अभी कंफर्टेबल नहीं हो बाकी लोगों के सामने बोलने में, तो आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो जो भी कोई भी चीज़ आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। आप जब उसको सुनोगे, तो आपको खुद लगेगा कि इस चीज़ को इस तरीके से बेटर कन्वे किया जा सकता था, ये प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, हमें तब नहीं पता चलता, जब हम सुनते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये चीज़ें, ये पर्टिकुलर जो
वर्ड था ये ऐसे प्रोनाउंस करना चाहिए था, या फिर ये आइडिया ऐसे कन्वे करना चाहिए था। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम ये फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सो क्या आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो? ठीक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, कितने घंटे आप दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने वीक में आप 2 घंटे आप प्रैक्टिस करते हो, रीड करते हो, और फिर 1 वीक के बाद फिर करते हो, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। हैबिट है तो वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो वीक में 4 to 5 डेज़ आप दो। ठीक है, भले ही आप 15 मिनट्स दे रहे हो, भले ही आप 10-15-20 मिनट्स दे रहे हो, बट गिव सम टाइम टू आइदर रीडिंग, ठीक है, और स्पीकिंग। तो धीरे धीरे वो आपकी स्किल्स इम्प्रूव होने लगेंगी। तो ज़रूर डेली करना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि डेली आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, 15-20 मिनट्स इज सफिशेंट। ठीक है, एंड ज़्यादा डिटेल्स के बारे में बहुत फोकस नहीं करना कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखो, शुरू में सब गलतियाँ करते हैं। अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है जो आपकी मिस्टेक्स इंप्रूव कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे आपको, जब आप रीड करोगे तो आपको धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स पता लगने लगेंगी। ओके, तो उस पर फोकस नहीं करना। शुरू में सब मिस्टेक्स करते हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना ज़्यादा सोचे, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, आप बोलो। आपको कहीं लग रहा है इस सिचुएशन में कि ये वर्ड बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, आप बोल दो। ठीक है, और बाद में आप उसको चेक करो जाके, वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। तो कभी भी कहीं भी आप बोल रहे हो, हेजिटेट नहीं करना, आप बोल दो। ठीक है, आप बाद में जाके चेक कर सकते हो उसका मीनिंग। लेकिन अगर आप पहले ही सोचो कि नहीं, पहले मैं चेक करूँगा फिर बाद में ही मुझे बोलना है, तो कितनी बार आपने चेक किया होगा मीनिंग जाके, मुझे बताओ, है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है, स्पीक, एंड बाद में उसको आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी 1 घंटा, ठीक है, हाफ एन आवर, 2 आवर्स, जितना भी आप डिवोट कर सकते हो वीक में, जिसमें यू शुड ट्राई टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, एक भी वर्ड आप कोशिश करो ना बोलो। ठीक है, वो फोर्स करेगा आपको कि आप दैट यू कम अप विद डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, जो आप भूल गए होंगे, ठीक है, वो याद आएंगे आपको। तो ये भी एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, अब जब ये बात हो रही है तो अपनी मदर टंग में अवॉइड करना है। ऐसा नहीं मदर टंग को इग्नोर करना है, पर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो 1 घंटे के लिए मदर टंग में नहीं बोलना। ठीक है, तभी वो स्किल इम्प्रूव होगी। और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको उसके ऊपर बैठ के कोई पॉलिटिकल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, इकोनॉमी पे पार्टिसिपेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप रूटीन के बारे में पूछ सकते हो, कैसा डे था, कैसे प्लान्स, क्या प्लान्स हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ जो आप नॉर्मली बात करते हैं वही करनी है। जस्ट ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश, है ना? अब ये सब हमने देखा ग्रामर इम्प्रूव करनी है, लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है। ठीक है, हम फिर थिंकिंग पे गए, हमने स्पीकिंग की बात की। राइटिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी है? एक तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप कहीं भी वर्क करने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लेटर्स, ईमेल्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट भी करने होंगे, रीड भी करने होंगे। तो जब आपको लिखने हैं तो कैसे करोगे आप? तो राइटिंग स्किल्स और कहाँ इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम्स में, जब आप मेंस एग्ज़ाम दोगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग सेक्शंस आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में अच्छे से लिखने के लिए, क्योंकि टाइम लिमिट होती है और हमें एक कोहेसिव, एक कंप्लीट ऐसे या लेटर लिखना होता है, तो वो कैसे हम करेंगे? तो बेसिक राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। शुरुआत हमें वैसे ही करनी है जैसे हम स्पोकन इंग्लिश के लिए करेंगे। बहुत स्मॉल सेंटेंसेस से शुरुआत करनी है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करनी है। 4-5 वर्ड्स के सेंटेंसेस, उन्हें लिखना है। ठीक है, अब जो भी चीज़ आपके सामने है उसे ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आप किसी मार्केट में गए हैं तो क्या चल रहा है आपके आसपास, उसी को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दो, बहुत सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है अपने रूम में बैठ के आइडियाज़ नहीं आते, तो यू जस्ट स्टार्ट डिस्क्राइबिंग वट एवर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आप मार्केट में हो, आप एक पार्क में हो, एक बीच पर हो, तो जो भी आपके सामने है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। उसमें एक तो इंटरेस्टिंग भी होगा और आपको जो है मज़ा भी आएगा। तो कोशिश यही करनी है, ये हर जगह आएगा ये आपका पॉइंट, चाहे आप बोल रहे हो या आप लिख रहे हो, कि अपनी
मदर टंग से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, कोशिश करो कि थॉट्स भी इंग्लिश में हों और जो आप लिख रहे हो वो आप डायरेक्टली लिख रहे हो बिना ट्रांसलेट किए। शुरू में दिक्कत आएगी डेफिनेटली, पर परसिस्ट करना है 2-3 वीक्स 4 वीक्स, ठीक है, 1 मंथ में आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। ओके एंड आप नोटिस करो जैसे आप रीड करोगे, आप न्यूज़पेपर में रीड करते हो, ठीक है, या फिर आप कोई ब्लॉग रीड करते हो, तो आपको पता चलेगा बाकी लोग अपने आइडियाज़ कैसे कन्वे करते हैं। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी यूज़ करता है, कोई बहुत सिंपल सेंटेंसेस में अपनी बात कन्वे करता है, तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे और आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। इफ़ पॉसिबल आप अपनी राइटिंग स्किल्स को किसी अपने टीचर से या फिर अपने किसी फ्रेंड या किसी एल्डर से फैमिली में चेक करवा सकते हो, ठीक है। फिर कीप अ डायरी, अपने ऐसा नहीं है डेली लिखना है उसमें, ओके अब डायरी लिखने के लिए कहा है तो आपने एक डायरी परचेज़ की इतनी मोटी, और फिर आपके पास दिन में टाइम है या नहीं है आपको उसमें ज़रूर 1 पेज लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है डेली लिखना है, आपको वीक में 2 दिन टाइम मिलता है 2 दिन लिखो, ठीक है। आपको 1 दिन टाइम मिलता है वीक में, आप 1 दिन लिखो, इंपॉर्टेंट है कि आप लिखो, ठीक है। और ऐसा नहीं पूरा पेज लिखना है, अगर आपको लग रहा है एक पैराग्राफ भी लिखना है छोटा सा, अपनी फीलिंग्स जो भी चीज़ें हैं आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। रेगुलरिटी इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हैबिट बनाओ धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है डेली करें, क्योंकि हम जब डेली करने लगते हैं तो फिर वो वो बर्डनसम होने लगता है, कहीं ना कहीं लगने लगता है कि एक काम जैसा फील होता है, तो एक काम जैसा नहीं फील होना चाहिए, ठीक है। जब आपका मन करे उसमें लिखो, और अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हो ब्लॉग भी लिख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो और अपने फ्रेंड्स को उसका लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ आइडियाज़ हैं, और ब्लॉग लिखने से कॉन्फिडेंस आता है ना कि आप अपने जो भी आप लिख रहे हो आप उसको पब्लिश कर रहे हो इंटरनेट पे, कोई भी रीड कर सकता है, तो कॉन्फिडेंस के लिए ये स्टेप्स लोगे तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिर हम जब बेसिक स्पीकिंग स्किल्स है हमारी, ठीक है, हमारी वोकैबुलरी हमारी स्पीकिंग स्किल्स है, हमारी राइटिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन उनको फिर नेक्स्ट लेवल तक भी तो लेकर जाना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेसिक लेवल तक ही रखना है। तो फिर आपको अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, नए वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, नए फ्रेजेस, लेकिन ये सब कब आता है जब नेक्स्ट स्टेज की आप बात करते हो, ठीक है। तो अगर आपको वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव करनी है, स्ट्रेंथन करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतनी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सब इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि जब हम वोकैबुलरी की बात करें तो रीडिंग की बात नहीं करेंगे, रीडिंग की बात कर रहे हैं तो हम थिंकिंग की बात नहीं करेंगे, हर सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आपको वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करनी है, अगर आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, तो एडिटोरियल इनसाइट्स में हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स द हिंदू से, द इंडियन एक्सप्रेस से, और भी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स से, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इम्प्रूव करने में, ठीक है। हम उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, उसके अलावा वोकैबुलरी, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट फ्रेजेस हम डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर रहे, ठीक है, आप वो देख सकते हैं, आपकी कैसे हेल्प करेगा, आपको कोई आर्टिकल ढूंढ के नहीं लाना, ठीक है। अगर आपके पास कोई आपका फ्रेंड या कोई एल्डर नहीं है आपको समझाने के लिए कि उस पर्टिकुलर पैसेज का क्या मीनिंग है, तो आप यहाँ रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, और उसमें हम एनालिसिस करते हैं न्यूज़ का कि किस डिफरेंट टाइप के कैसे पैसेजेस होते हैं, क्या थीम है, ठीक है, वो सब भी हम डिस्कस करते हैं। तो आप एडिटोरियल इंसाइट्स भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि ये ऐसा नहीं है कि यही एक ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि हर एक पर्सन की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। आप कोई लोग रीडिंग में रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लिसनिंग को, कुछ शोज़ एंड मूवीज़ को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। किसी का गोल हो सकता है उसको स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी, किसी का ग्रामर हो सकता है, किसी की राइटिंग स्किल, तो किसी को एक ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा डिसाइड करना होगा कि क्या आप रीडिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, राइटिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा सजेशन है कि पहले आप लिसनिंग से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेन है कि थोड़ा परसिस्ट करना है, थोड़ा सा टाइम डिवोट करना है, थोड़े से एफर्ट्स, और धीरे धीरे करके आपको डेफिनेटली चेंज दिखने लगेगा। तो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, जो भी जहाँ से भी आपको लगता है कि आपके लिए वो बेस्ट वर्क कर रहा है, वहाँ से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि क्या क्या हम कर सकते हैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, और
आप प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे आप वीडियो कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस इंडिविजुअली परचेज़ कर सकते हैं। कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा पीडीएफ कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ का में जो हम आरबीआई ग्रेड बी कोर्स 2024 लॉन्च किया है, और इसमें अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 हमने पूरा कवर किया है। डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप फ़ेज़ 1 में जीए और कंप्लीट फ़ेज़ 2 अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 वीडियो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन से 250 से ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशंस हैं। ठीक है, और आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे फ़ेज़ 2 के, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोज़ हैं, पूरे नोट्स मिलेंगे आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी दोनों कोर्सेज में इंक्लूडेड हैं। So I hope you enjoyed today's session. Do let us know in the comment section. Thank you.